नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित उपन्यास निष्कासन लेकर उपस्थित हुई हूँ। निष्कासन का जो अर्थ है, हम बहुत अर्थों में लेकर चलते हैं, यानी कि हम अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो किसी को दंड आदि के रूप में किसी स्थान, क्षेत्र आदि से एक तरह से निष्कासित कर देना, यानी कि दूर हटा देना, या हम उसे बाहर निकलने की प्रक्रिया के आधार पर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि निष्कासन का जो अर्थ है कि उस स्थान से उसे पूरी तरह से हटा देने का अर्थ यहाँ पर लिया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में अनेक आधारों पर अपने जीवन को एक तरह से जीते हुए दिखाई देता है, और उस जीवन में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो समस्याएं हैं या सामाजिक रूप से हमें किसी चीज की अस्वीकृति मिलती है तो हमारा मन बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है, और इन सब समस्याओं से एक तरह से अपने आप को हटाना भी एक निष्कासन की ही प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई देती है। तो मालती जोशी ने यहाँ पर इस उपन्यास में निष्कासन का जो अर्थ लिया है वह पारिवारिक संबंधों में किस तरह से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, या संबंधों में हम देखते हैं अनेक प्रकार के खटास आ जाती है, अनेक प्रकार की कड़वाहट आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति अपना जीवन एक तरह से उस वातावरण से हटाने के लिए तत्पर होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है वह अनेक प्रकार से अपने आधारों को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, और समाज में हम देखते हैं कि हम अनेक मूल्यों से, अनेक प्रकार के शिष्टाचार से, मर्यादाओं से, या हम कहें कि रीति रिवाजों से एक तरह से अपने आप को बनते बिगड़ते हुए भी कई बार देखते हैं, क्योंकि हर चीज की हम देखते हैं कि अति बुरी है। या हम देखते हैं कि पारिवारिक संबंधों में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शिष्टाचार, आदर्श या इस तरह के व्यवहार में जब खटास आ जाती है तो कहीं ना कहीं मन अनेक प्रकार से अवसादों में लीन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन अनेक प्रकार की विडंबनाओं से घिरा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है कि जब हमारे जीवन में विडंबनाएं अपना स्थान बना लेती है तो कहीं ना कहीं हम अकेलेपन के, एकाकीपन के शिकार होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये जो एकाकीपन है वह कहीं ना कहीं इस उपन्यास में अलग अलग स्वरूपों में दिखाने का प्रयास किया गया है। कहानी हम देखते हैं कि उपन्यास की जो कहानी है उसमें देखते हैं कि किस तरह से मध्यम वर्गीय जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, जीते हुए पात्र किस तरह से अपने आप को अकेलेपन के शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। नायिका माया आरंभ से अंत तक हम देखते हैं कि संवेदना, वेदना से जूझती हुई दिखाई देती है। मैंने अपने उपन्यासों के माध्यम से ये आपको जिस तरह से मालती जोशी ने उसमें चित्रित किया है कि किस तरह से पारिवारिक संबंधों में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से छटपटाहट, कड़वाहट को दिखाया गया है, उसमें मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो स्त्री जीवन है वह अनेक प्रकार की पीड़ाओं से गुजरता हुआ दिखाई देता है। स्त्री जीवन आरंभ से अंत तक, यानी कि मृत्यु अवस्था तक समस्याएं उसे अपने आलिंगन से एक तरह से परे नहीं रखती हुई दिखाई देती, कोई ना कोई समस्याएं उसके सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। मायापति की अचानक मृत्यु के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। बेटी विधु के साथ रहकर वह अपने आगे के जीवन को एक तरह से चलाने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। माया एक संपन्न कंपनी में कार्यरत है। पति की अचानक मृत्यु के बाद जैसे सारा कार्यभार उसके कंधों पर आ गिरा, और उस कार्यभार को वह बहुत ही सशक्त रूप से करने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। घर और बाहर की जो जिम्मेदारी है वो जो एकदम उस पर आन पड़ती है वह उसे संघर्ष और अपने एक तरह से हम कहें कि हौसले से उसे बुलंद करती हुई चलती है। विधु जो उसकी बेटी है माया की, वह कक्षा 12वीं में पढ़ती है।
स्कूल से सीधा घर आना और अकेले ही अपना जीवन यापन करना, क्योंकि हम देखते हैं कि आधुनिक परिवेश में इस तरह की समस्याएं आए दिन किसी न किसी के जीवन में घटती हुई दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आज का जो परिवेश है और उस परिवेश में हम सुख सुविधाओं का जो एक तरह से अर्जन सृजन करते हुए दिखाई देते हैं, उसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता वहां दिखाई देती है। पहले के परिवेश में देखिए कि किस तरह से एक अकेला पुरुष पूरे परिवार का लालन पालन करते हुए दिखाई देता था। उसमें हम देखते हैं कि संबंधों में उतनी ज्यादा खटास भी नहीं दिखाई देती थी। और आज के संबंधों में हम देखते हैं कि पति पत्नी दोनों संपन्न रूप से अपने अपने कार्य का भार अच्छे से संभाल रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि संबंध विच्छेद की जो समस्याएं हैं वह कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। अगर संबंध विच्छेद की समस्याएं नहीं है तो इस तरह की आकस्मिक मृत्यु के कारण बच्चों का को किस तरह से उनका लालन पालन करना है और उन्हें किस तरह से एक तरह से समर्पण का भाव, संतुष्टि का भाव और विवेकशीलता का जो महत्व है वह भी कहीं ना कहीं हम सिखाते हुए चलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से जो विदु है वह घर में अकेली रह जाती है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं वहां पर जन्म लेती हुई दिखाई देती है। माँ शाम को जब घर आती है तो दोनों एक दूसरे से केवल काम के आधार पर ही बातें करते हैं, अन्यथा नहीं बोलते हुए दिखाई देते। अचानक एक घटना घटित होती है जिसमें देखते हैं कि किस तरह से जो कहते हैं ना कि लंका घर का भेदी ही लंका ढाए, या हम देखते हैं कि हम जिस पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं वही हमारे विश्वास को तोड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वैवाहिक जीवन में किस तरह से हम अनेक समस्याओं से जब त्रस्त ग्रस्त दिखाई देते हैं तो उन समस्याओं में अनेक प्रकार के अवसाद जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे संबंध है वे किस तरह से हमें छलते हुए दिखाई देते हैं, और उनका जो छलना है वह कहीं ना कहीं कई जिंदगियों को बर्बाद भी करता हुआ दिखाई देता है। एक दिन विधु के जीवन में ऐसी काली रात ने अपनी छवि छोड़ दी जिससे माया और विधु की जो बाकी की जीवन की खुशियां हैं उनमें एक तरह से विराम लगता हुआ दिखाई देता है। विधु स्कूल से जब घर आई तो माँ ने पड़ोस के विधु के चाचा को उसकी देखभाल के लिए वहां पर बुला लिया था। विधु को अकेला पाकर उसके चाचा जी ने उसके साथ एक तरह से दुर्व्यवहार दुष्कर्म किया, जिसके कारण विधु को वो हादसा जीवन भर भूलने के स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा था। क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन में अगर इस तरह के हादसे जीवन में हो जाते हैं वो हादसे कहीं ना कहीं जीवन की काली परछाई के रूप में हमारा पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह की समस्या को लेखिका ने यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है कि उस हादसे के बाद विधु की जो सोचने की, समझने की, सहने की और अपने आत्मसमर्पण या विश्वास का जो भाव है वह निरंतर घटते हुए दिखाई दिया। किस तरह रोशनी के रूप में वह अपना जीवन यापन करने के लिए नई नई आकांक्षाओं, इच्छाओं की प्रबल रूप से वह आगे बढ़ने का जो प्रयास है वह कहीं ना कहीं उसका अंत वहां पर होते हुए दिखाई देता है। माया को जब इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि इंसान किस पर विश्वास करे जब अपने ही परिवार के या अपने ही परिचित लोग अपने बेटी के समान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक होता है, क्योंकि शारीरिक शोषण की जो समस्याएं हैं वे हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और इसका जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं हमारे नजदीकी संबंधों के रूप में दिखाई देता है, जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हुए दिखाई देते हैं। तो जब माया को इस बात का पता चलता है तो कहीं ना कहीं वह एक तरह का हम कहते हैं कि सदमा लग जाता है, जिसके कारण वह अपने आप में भी खोती हुई दिखाई देती है, और इससे विधु को निकालने का वह प्रयास तो करती है पर वो विफल होते हुए दिखाई देती है। विधु उस अंधकार में लगातार धंसती चली जा रही है। माँ अपनी नौकरी से ज्यादा विधु की फिक्र करने लगती है। माँ को डर लगा रहता है कि विधु ऐसा कुछ ना कर ले जिसके कारण जीवन में जो आने वाला जीवन है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह
वहां पर लग जाए, या किसी तरह की आत्महत्या, या हम कहते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, तो उसकी भी जो आत्म पीड़ा है उसका भी रूप यहाँ पर लेखिका ने चित्रित करने का प्रयास किया है। कई बार माँ विधु की बातों को सुनकर असमंजस्य की स्थिति में पड़ जाती है, और कई बार उसे देखते रहने के कारण भी अनेक प्रकार के जो सवाल है वह उनके मन में उठते हुए दिखाई देते हैं। कहीं किसी के सामने अपने दुख का रोना ना दे दे, कहीं ना कहीं माँ को इस तरह के जो डर है वह भी सताते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जब जवान बच्चे के साथ इस तरह का दुष्कर्म हो जाता है तो माँ का जीवन वैसे ही एक संघर्ष, या हम कहें कि अलगावों से भरा हुआ दिखाई देता है। बस इस बात की ही चिंता उसके आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं विधु के मन में भी अनेक जो सवाल हैं उसे घेरते हुए दिखाई देते हैं। वह उन सवालों से, उस वातावरण से दूर जाने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है, और उसके इस प्रयास में उसकी बुआ बहुत ज्यादा उसकी मदद करती है, उसे समझने में, उसे आगे बढ़ाने में वह अनेक प्रकार के प्रयास करती हुई दिखाई देती है। पर कहीं ना कहीं माया का जो जीवन है वह अनेक प्रकार के संकट से एक तरह से लबालब वहां पर दिखाई देता है। पति की अकस्मात मृत्यु के बाद बेटी का जो कार्यभार उसके कंधों पर है, और कहीं ना कहीं वह बाहर और घर की जिम्मेदारी को पूर्ण करते करते बेटी के साथ ऐसा घिनौना कार्य हो जाता है जिसके कारण उसका जीवन अनेक प्रकार के, हम कहें कि अलापों से, प्रलापों से भरता हुआ दिखाई देता है। विधु जब माँ को छोड़कर बुआ के पास जाने के लिए तैयार होती है तो कहीं ना कहीं माया के मन में अनेक प्रकार के जो सवाल हैं वह घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एकमात्र बेटी ही उसका सहारा है और वह भी छोड़कर चली जाएगी तो कैसा होगा। पर माया के निरंतर उसे समझाने के स्तर पर वह कहीं ना कहीं अपनी माँ से ही परेशान होती हुई दिखाई देती है। माँ उसे सही के रूप में समझाने का प्रयास करती है, पर इस तरह के हादसे जीवन में जब हो जाते हैं तो मन हमेशा विपरीत दिशा की ओर ही अक्सर होता हुआ दिखाई देता है। वह कहीं ना कहीं माँ से अलग थलग रहना चाहती है। माया मन में सोचती है कि विधु के लिए यह सब झेलना आसान नहीं होगा। विधु का हर पुरुष के प्रति सारी जिंदगी दृष्टिकोण ऐसा ही रहने वाला है। यही सोच से वह कहीं ना कहीं घबरा जाती है। वह उसे खुश देखना चाहती है, पर उसके पास वह रहती नहीं है, और कहीं ना कहीं जो उसकी बुआ है विनीता, वह उसको अंदर ही अंदर घुटते जब देखती है तो वह भी सहन नहीं करने के लिए एक तरह से तैयार रहती है। कारण जानने की कोशिश की तो पता चला माँ बेटी के में एक पल की भी नहीं बनती। विनीता को कुछ समय ही हुआ है आए हुए, पर माया और विधु की जो नोक झोंक है वह निरंतर बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण जो विधु है उसका मानसिक संतुलन एक तरह से और ज्यादा बिगड़ते हुए चला जाता है। इस संदर्भ में विनीता जो बुआ का यहाँ पात्र के रूप में किरदार निभा रही है वह सोचने के लिए बाध्य हो जाती है, और वह विधु को अपने साथ दिल्ली लेकर आ जाती है, और दिल्ली में उसकी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, उसका तालमेल बिठाने के बाद उसे किसी मतलब युवक से प्रेम हो जाता है, और उसके साथ वह उसकी शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है, और शादी में वह अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। माँ का जब भी फोन आता है वह कोई ना कोई बहाना लगाकर उनसे बात ना करने का मन वहां पर एक तरह से दिखाती हुई दिखाई देती है। एक दिन माया ऑफिस से छुट्टी लेकर विधु से मिलने गई। विधु को विधु माँ को देखकर खुश होने की बजाय कठोर स्वर में उनसे एक तरह से संवाद के रूप में पूछती हुई दिखाई देती है कि माँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। माँ को इस तरह का विधु का जो व्यवहार है वह कहीं ना कहीं अखरते हुए दिखाई देता है, और इस अखरने के स्तर पर वह उसे बहुत ज्यादा प्यार दुलार देना भी चाहती है, क्योंकि माँ बेटी का जो संबंध है वह साक्षी है कि किस तरह से माँ अपनी बेटी के लिए कितनी चिंतित होती है, उसे एक तरह से
जिंदगी में आगे बढ़ने देने के लिए वह निरंतर प्रयास करती हुई दिखाई देती है, पर वह प्रयास सारे विफल होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विधु के मन में ये रहता है कि माँ मुझे छोड़कर ऑफिस चली जाती है, और उसके साथ ये जो घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं वह माँ के ही कारण होता हुआ दिखाई देता है। तो अनेक प्रकार की समस्याएं जब आप संवाद के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते, तो इस प्रकार की जो समस्याएं जन्म लेती हुई दिखाई देती है। माँ विधु से लगातार बात करती रहती है, पर विधु बात करने के पक्ष में वहां पर नहीं दिखाई देती, जिसके कारण संबंधों में बहुत ही ज्यादा एक तरह से दूरी आती हुई दिखाई देती है। और इस दूरी में दोनों का जो हम कहें कि मार्ग है वह अलग होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि विधु शारीरिक शोषण की जो असहनीय पीड़ा है उसे एक तरह से व्यक्त नहीं कर पाती, और व्यक्त और भूल भी नहीं पाती, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह की पीड़ाएं जीवन में व्यक्ति को या तो मृत्यु के कगार तक पहुंचाती है, या जीवन में अपने आप को सशक्त रूप से उभर कर भी लाती हुई दिखाई देती है। पर संबंधों का जो बिखराव है वह पूरी तरह से हम देखते हैं तहस नहस होता हुआ दिखाई देता है। पर कहीं ना कहीं बुआ विनीता की जो भूमिका है वह बहुत ही ज्यादा प्रयासरत होती हुई दिखाई देती है। वह उसे बहुत ही सजग रूप से सरल रूप से समझाती हुई दिखाई देती है, और वह बुआ की बातों को मानती हुई भी दिखाई देती है, जिसके कारण वह अपने जीवन में एक तरह से नई ऊंचाई छूने के समकक्ष दिखाई देती है। उस विधु में हर समस्या का सामना करने का जो भाव है वह भी समय अनुसार आ जाता है। उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। वह आपसे अधिक प्रेम करती है, और सबसे ज्यादा आप पर ही अपना रोष भी व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं विनीता माया को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि विधु को थोड़ा सा और समय दिया जाए, जिसके कारण वह अपने संबंधों में एक तरह से प्रेम का भाव वहां पर लेकर आ सके। माया ने यहाँ यहाँ वहां से भी अपने आप को अलग कर लिया, सगे संबंधी आस पड़ोस में अपना खाली समय बिताने लगी, तो वहां से भी ज्यादा दिन संबंधों में मधुरता नहीं रही। माया ने आकर अपने आपको किताबों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया, तो तब भी समाज में हम देखते हैं कि हम किसी भी कार्य को करें, समाज में कुछ ऐसे अपरिचित या परिचित लोग होते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में झेलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं संबंधों की जो मैं बात कर रही हूँ कि अपने ही जो हमारे नजदीक वाले संबंध है वह हमें घेरते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं माया के जीवन में भी इसी तरह का जो भाव है वह उभरते हुए दिखाई देता है। वह भी अपनी एक अलग दुनिया बनाने के लिए वहां पर तत्पर होती हुई दिखाई देती है। विधु शादी करके दिल्ली चली जाती है, तो वही माया भी अपने जीवन में एक नई आयाम वहां पर स्थापित करते हुए दिखाई देती है। माया अपनी स्थिति पर गौर करते हुए अपने आप को विधु से अलग करना चाहती है। अब वह भी चाहती है, क्योंकि माँ कितना प्रयास करे उस पर वह किसी भी प्रकार की रोक टोक जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। माया अपने आप को सभी रिश्तों एवं आस पड़ोस से भी दूरी कायम कर लेती है, अपनी एक अलग दुनिया बसा लेती है। लेखिका मालती जोशी ने नारी मन की स्थिति को उनकी समस्याओं के द्वारा सुलझाने का प्रयास तो किया है, पर व्यक्ति हम देखते हैं कि जब इन अवसादों और अलगावों में घिरते हुए दिखाई देता है, तो वह अंधकार में अपने आप को उभारने की कोशिश वहां नहीं करता हुआ दिखाई देता है, बल्कि उसमें ही समेटते हुए अपने आप को चला जाता है। माया भी इन समस्याओं का लगातार शिकार होती हुई चली जाती है, और अनेक प्रकार की छटपटाहट विसंगतियां और विडंबनाओं से घिरते हुए अपने आप को देखती है। तो मैंने आपको आरंभ में ही बताया है कि निष्कासन में हम देखते हैं कि किस तरह से समाज परिवार हमें जब एक तरह से अपने ही परिवेश से हटाने का प्रयास करते हुए दिखाई देता है, तो व्यक्ति जीवन निराशा, ऊब, उदासीनता, असुरक्षा के भाव में घिरते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि संबंधों में व्यक्ति का जो विकास होता है, वही संबंध जब हमें पीड़ा देने लगते हैं, तो किस तरह से हमारा जीवन निष्कासन के स्तर पर चलता हुआ घिरते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद।